सिंपल सा लेटर लिखेगा कि ये बात है, मैं नशे में नहीं था, जहां से मैंने गाड़ी ली है ना वो स्टोर खराब थी, उसके ऊपर केस करो, मेरे ऊपर नहीं। तो जो ये दो गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, तो पावर्स इसमें डिवाइड की हुई है। ऐसा नहीं है कि जो पावर ये ले रहा है वो ये नहीं ले सकता है, जो ये ले रहा है वो ये नहीं ले सकता, या फिर दोनों का पावर सिमिलर हो। हाई कोर्ट जो है वो क्या करेगी, सिमिलर जजमेंट देगी। सपोज कर लो कि ऐसी कुछ केसेस हुई थी पहले और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करके रखा है, तो हाई कोर्ट के पास मान लो कोई केस है तो वो क्या करेगा, 3 लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, एक स्टेट भी है और फिर एक और स्टेट है। तो अगर इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिस्प्यूट्स हो रहे, तो वो कहाँ ले जा सकते हैं वो हम ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। Hey everyone, welcome back to our channel Economics Classes। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 ICSE स्टूडेंट्स के उनके हिस्ट्री सिविक्स बुक का एक अनदर पोर्शन, एक अनदर चैप्टर विच इज सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर, मैं आप लोग से बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन में ना पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है, आपका पूरा सिलेबस ऐड किया रहता है और साथ ही ऐड किया रहता है नोट्स। यही सेम नोट्स मैं अटैच करूंगी और ये वो नोट्स है जो आपके रिसेंट सिलेबस के, रिवाइज सिलेबस के अनुसार इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करना है, वो सब कुछ इस नोट्स में है। और यही सेम नोट्स आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, बस वहां से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके पढ़ लेना है। ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे हमारी चैप्टर सुप्रीम कोर्ट। तो ये ना आपकी बुक में सिविक्स पोर्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखो सिंपल है कि अगर मान लो हम इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, किसी के पास अगर मान लो बहुत पैसा है तो वो अपने किसी सजा को दबा देता है। सपोज कर लो कि एक, समझ में आ जाएगा आप लोगों को मैं किसका बात कर रही हूँ, कि एक लड़का जा रहा है एंड ही इज ड्रंक, ठीक है, वो पिया हुआ है, नशे में है पूरा, और गाड़ी उसकी बहुत महंगी है, तो बिगड़ा हुआ, ही इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट, ठीक है। तो अभी सपोज कि वो नशे में है और बस गाड़ी चला रहा, तो गाड़ी चला रहा है ना, उसने क्या किया, गलती से नहीं, उसने नशे में किसी को मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, क्या करेगा वो, उसको क्या सजा सुनाई जाएगी, उसको क्या फांसी मिलेगा, उसको क्या तुरंत पुलिस के पास ले जाके सजा सुनाया जाएगा, नहीं। वो क्या करेगा, एक सिंपल सा लेटर लिखेगा कि ये बात है, मैं नशे में नहीं था, जहां से मैंने गाड़ी ली है ना वो स्टोर खराब थी, उसके ऊपर केस करो, मेरे ऊपर नहीं, मेरी नई कार थी, तो ये सारी चीजें हैं, मुझे रिहा कर दो, मेरा कोई गलती नहीं है, ठीक है। और कोर्ट क्या करेगी, पुलिस क्या करेगा, भाई बहुत पैसे वाला है तो पुलिस क्या करेगा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुमने किसी की जान ले ली है और तुम्हें कुछ नहीं किया गया। हमारे जो इंडिया में इतना सारा जो हमारी लड़कियों के साथ होता है, बहुत कुछ होती है चीजें, ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल कि हमारे इंडिया में ना, भारत में, हाँ ठीक है, कई जगह ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बट कोई कोई चीजें ऐसे जो ना लोग छिपा लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है ना, आपको तुरंत सजा नहीं मिल रहा, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपका किताब खुलता है, फिर वो केस लड़ा जाता है, तब कोई हारता है, तब कोई जीतता है। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि किसी इनोसेंट को भी, ऐसा होता है ना बहुत बार कि अगर मान लो गलती से अगर वो सही प्रूव नहीं हो पाया तो इनोसेंट है भाई, फिर भी उसको सजा सुनाया जाता है। बट जिसको सुनाना चाहिए ना, उसको इंस्टेंटली सजा सुनाओ यार। अगर उसने कुछ बहुत बड़ी क्राइम की है ना तो सजा सुनाओ। तो ये कौन सुनाता है सारी सजाएं, ये कौन देता है जजमेंट, कौन करता है, हमारे कोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हाई कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, फिर आता है लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। तो आज जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे हमने पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से कौन से कोर्ट में कौन सी काम डिवाइड की हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वो कौन कौन सी केसेस को देखता है, अगर हायर कोर्ट है तो वो कौन कौन सी केसेस को डील करता है, अगर कोई केस ऐसा जो लोअर कोर्ट नहीं कर सकता तो वो किसको पास ऑन होगा, ठीक है। डेथ सेंटेंस कौन सी कोर्ट दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्या चीज है जो हाई कोर्ट नहीं कर सकता, हाई कोर्ट ऐसा क्या चीज है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसे जो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ध्यान रखना ये जो चीजें हैं इसको रियल लाइफ में आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आप इसको अपने नॉलेज के बेसिस पे यूज कर सकते हो, ठीक है। बट वैसे नहीं कि भाई हम लेटर लिख दिए और छूट गए, वैसे नहीं करना है, ठीक है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द सुप्रीम कोर्ट की भाई सुप्रीम कोर्ट क्या है, पहले देख लेते हैं भाई जुडिशियरी क्या होता है। इंडिया हैज अ सिंगल जुडिशियरी सिस्टम विच मीन्स द फॉलोइंग। अब इंडिया के पास एक सिंगल जुडिशियरी सिस्टम है, जिसका मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इज द हेड ऑफ द इंडियन जुडिशियरी। अब इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में ना हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये हमारे इंडियन जुडिशियरी सिस्टम का हेड होता है, सबसे बड़ा यही होता है, ठीक है।
एंड सुपरवाइजेस द फंक्शंस ऑफ द लोअर कोर्ट। एक होता है ना प्रिंसिपल होता है स्कूल का, तो स्कूल का प्रिंसिपल है, फिर आ गए टीचर्स, फिर आ गए स्टाफ्स, फिर आ गए नॉन टीचिंग स्टाफ्स। तो प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल हमारे टीचर्स को सुपरवाइज कर रहे हैं। टीचर्स क्या करते हैं? टीचर सुपरवाइज करते हैं स्टाफ्स को, स्टाफ सुपरवाइज करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ्स को, फिर नॉन टीचिंग स्टाफ्स का कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। तो वो जो सबसे ऊपर होता है ना, जो सुपरवाइज कर रहा है अपने से लोअर कोर्ट्स को, तो उसे हम क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? ओके। A single civil and criminal system of laws operates all over the country. अब पूरे भारत देश में एक सिंगल सिविल और एक सिंगल क्रिमिनल सिस्टम ऑफ लॉ जो है वो फॉलो होता है। ओके? बाय द वे ऑफ अपील, केसेस फ्रॉम द हाई कोर्ट में बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट। अब अपील के मदद से, अपील के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कुछ कुछ केसेस ऐसी होती है जो अगर हाई कोर्ट तक पहुंचा है तो बाय अपील, बाय द वे ऑफ अपील हम क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट के केस को सुप्रीम कोर्ट के पास ले जा सकते हैं। ऑलराइट? ओके। अब देखो इंडिया को क्यों जरूरत है एक सिंगल इंडिपेंडेंट जुडिशरी का? उसके रीजंस क्या क्या है? पहला रीजन क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक द जुडिशरी इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इंटरफेयर टू डिलीवर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर सिंपल है, अगर जुडिशरी सिस्टम नहीं होगा ना, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी इंसान एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस से आजाद नहीं होगा। तो अगर किसी इंसान को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस से आजाद होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक सिंगल इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम बैठाना होगा। ठीक है? अब क्या करते हैं? अगर सपोज कर लो हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस को कम कर दे तो हर एक इंडिविजुअल को उनका राइट्स मिलेगा। ठीक है? तो सबसे बड़ा काम क्या है सुप्रीम कोर्ट का? कि हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस कम कर हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल्स को राइट्स देते हैं। क्लियर? ओके। An independent judiciary is required for a federal setup as there is a division of powers between state and central government. अगर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं? एक जो फेडरल सेटअप किया हुआ है ना, वहां पे पावर्स जो है ना वहां डिवाइड हो जाता है। पावर्स डिवाइड होता है स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट में, और होता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स में। तो जो ये दो गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, तो पावर्स इसमें डिवाइड की हुई है। ऐसा नहीं है कि जो पावर ये ले रहा है वो ये नहीं ले सकता है, जो ये ले रहा है वो ये नहीं ले सकता, या फिर दोनों का पावर सिमिलर हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि कुछ पावर्स ऐसी हैं जो इसको दी गई है, कुछ पावर्स ऐसी हैं जो इनको दी गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स में पावर्स जो है वो डिवाइड किया हुआ है। ओके ओके, नेक्स्ट। Only an independent judiciary can protect democracy and safeguard the fundamental rights of people. सिंपल है, एक जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है ना, सिंगल इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होता है वो क्यों रिक्वायर होता है? इट्स रिक्वायर कि भाई हम जो है ना अपने डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करके रख सके। ठीक है? और हम हर एक इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें। गॉट माई पॉइंट? ओके, चलो, तो ये सारा हमारा रीजन था कि भाई हमें क्यों सिंगल इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम का रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे भाई कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे कंट्री में सबसे हाईएस्ट कोर्ट में होता है। सबसे हाईएस्ट में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट हमारा? न्यू दिल्ली में है। ओके, क्लियर? कॉम्पोजिशन क्या है देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन 25 अदर जजेस। अच्छा, यहाँ पे एक चेंजेस है, आप लोग चेंजेस कर लेना प्लीज। यहाँ लिखा है 25 अदर जजेस, यहाँ पे 33 अदर जजेस होगा। ठीक है? तो यहाँ पे 25 को काट के आप लोग 33 लिख लो। ओके, देखो तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कॉम्पोजिशन क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट में एक सबसे बड़ा चीफ जस्टिस होता है, उसके साथ आते हैं 33 अदर जजेस। क्लियर? तो एक चीफ जस्टिस है और साथ में कौन है? 33 अदर जजेस। क्लियर? ओके। अगर मान लो किसी को सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन पे, जज की पोजीशन पे अपॉइंट होना है तो उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? देखो, क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जजेस फॉर द सुप्रीम कोर्ट आर, फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कुछ भी करो, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, राज्यसभा का मेंबर बनना है, एमएलए बनना है, आपको कुछ भी करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? ओके। पॉइंट नंबर 2, he should have been a judge of high court for 5 years or of 2 and more such courts in succession. तो सिंपल है कि भाई अगर मान लो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो कुछ तो एक्सपीरियंस लेके आओगे ना भाई, सब जगह तो एक्सपीरियंस ही मांगते हैं, राइट? तो हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो अगर मान लो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो ऐसा होना चाहिए कि भाई आप हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहे होंगे, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट हो सकते हो। क्लियर? ओके। He should be distinguished jurist in the opinion of the president.
और देखो क्या है, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो जो है ना वो एक जूरिस्ट होना चाहिए। ओके, क्लियर। तो ये था हमारा क्वालिफिकेशंस फॉर दी अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब देखो अपॉइंटमेंट क्या है, कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हमारे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो क्या लिखा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस के साथ, हाई कोर्ट के जजेस के साथ और साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं, डिसाइड करते हैं, फिर वो अपॉइंट करते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज को। क्लियर? ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ ADHOC जजेस। देखो, judges of high courts may be appointed as the ADHOC of judges of the Supreme Court by the Chief Justice of India as and when necessary। जब necessary होगा तब हमारे कौन अपॉइंट करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ADHOC judges are appointed after consultation with the president and with consent of the chief justice of the high court। तो कैसे अपॉइंट होते हैं ये? भाई प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन कराना होगा हमें, साथ ही जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनके साथ भी हमें कंसल्टेशन करनी होगी। क्लियर? ओके। नाउ व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस? टर्म ऑफ ऑफिस देखो क्या है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। जब तक एक जज का एज 65 ईयर्स नहीं हो जाता तब तक वो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है। क्लियर? ओके। He may resign from his office by submitting a letter of resignation to the president। अगर मानो सपोज कोई एक ऐसा जज है जो 65 इयर्स ऑफ एज को रिटेन नहीं किया अभी तक, बट उसको वहां से हटना है, उसको वहां पे नहीं रहना, जज नहीं रहना, तो वो क्या करेगा? वो एक रेजिग्नेशन लेटर लिखेगा। किसको लिखेगा? प्रेसिडेंट को लिखेगा हमारे। और जब वो लेटर लिखता है प्रेसिडेंट को, रेजिग्नेशन लेटर, उसके बाद ही वो रिजाइन कर सकता है अगर वो 65 इयर्स एज का नहीं है तो। क्लियर? ओके। A judge of Supreme Court can be removed only by the process of impeachment on the grounds of proved misbehavior और incapacity। अब देखो क्या होता है ना कि हमारे जो जज, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो रिमूव कैसे? सपोज कर लो कि भाई बहुत बदतमीज जज है, नहीं सही मतलब सही जजमेंट नहीं ले पा रहा है, कुछ गलत हो रहा है उससे, तो कैसे हम हटाएंगे? क्या बोल देंगे? भाई निकलो। ऐसे नहीं कर सकते हम कैसे उनको हटाएंगे? देखो, इम्पीचमेंट के प्रोसेस से। ठीक है, कि अगर मान लो, और हाँ कैसे, ये नहीं कि अगर वो आपके खिलाफ चला गया तो आप वो गलत है, नहीं, अगर वो कुछ मिसबिहेवियर करता है, अगर वो प्रॉफिट ढूंढने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, देखो क्या लिखा है, अगर वो मिसबिहेव करता है या इनकैपेसिटी करता है तब उसे हम इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हमारे जज के पोजीशन से हटा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर उसको खुद से हटना है तो वो क्या करेगा? रेजिग्नेशन देगा। अगर मान लो वो उसको कुछ नहीं किया, वो गलती भी नहीं किया, रेजिग्नेशन भी नहीं दिया, तो वो क्या कर सकता है? 65 इयर्स ऑफ एज तक कोर्ट को होल्ड करके रख सकता है। क्लियर? ओके। A judge of the Supreme Court can be impeached only if such an order is passed by 2/3 majority of the total membership of the both the houses of the parliament। अब देखो कैसे इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हम उसको हटाएंगे। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भाई हमको पसंद नहीं आया, इम्पीचमेंट के प्रोसेस से इसको हटा दो, नहीं, वो नहीं करना है। दो हाउसेस है ना पार्लियामेंट में, एक लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इन दोनों के मेंबर्स मिला के अगर 2/3 वोट आ जाता है इसको हटाने के बाद प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, तभी हम इसको हटा सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है? 2/3 of the majority of both the houses, then only we can remove our judge of the Supreme Court। Clear? Okay. Next, independence of judiciary from executive and legislature। देखो, Constitution of India has maintained the independence of judiciary in the following ways। कैसे मेंटेन करके रखा है ये? पहला क्या है? The judges of the Supreme Court are appointed by the President in consultation with the Prime Minister। कैसे अपॉइंट करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के जज को? प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करते हैं, अदर जजेस के साथ कंसल्ट करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के। ठीक है, thus both executive and judiciary participate in the appointment of the judges। यानी कि एग्जीक्यूटिव भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही जुडिशरी भी जो है ना वो भी इसमें अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ओके। Procedure to remove the judges is not easy and simple। A judge can be removed by the president only on the grounds of proven misbehavior and incapacity। तो ना सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, हम उसको कैसे हटाएंगे? हम उसको हटाएंगे अगर वो कुछ मिसबिहेव करता है, अगर वो कुछ इनकैपेसिटी दिखाता है, अगर वो कुछ प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तभी हम उसके जज को हटा सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि भाई खराब हो गया चलो निकाल दो, नहीं कर सकते ये। ठीक है, ओके। Charges against the judges first have to be addressed by the president in front of both the houses of the parliament and have to be passed by 2/3 majorities of both the houses। तो जो भी उसके खिलाफ चार्जेस लगी है ना, पहले प्रेसिडेंट को क्या करना है? उस सारे चार्जेस को दोनों हाउस के पास बैठा के उनको बताना है कि भाई ये सारी बातें हैं। अगर बताने के बाद 2/3 मेजॉरिटी उनको सपोर्ट कर देती है कि भाई इसको निकाल दो, तो निकालेंगे, वरना नहीं निकाल सकते। क्लियर? ओके।
A judge can remain in office till he reaches 65 years of age and cannot be removed from his office except by the process of impeachment. तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सपोज कर लो कि ये जज है, मेरे को पसंद नहीं है तो उसको निकालो, नहीं, पसंद नहीं है तो निकाल नहीं सकते उसको, ठीक है, लड़ाई हो गया, निकाल नहीं सकते उसको, नहीं कर सकते। वो होल्ड करके कब तक रख सकता है? 65 इयर्स ऑफ एज तक। अगर मान लो उसको नहीं करना, आपको कुछ पसंद नहीं आया, तो ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट आप उसको हटा सकते हो, अदरवाइज उसको आप नहीं हटा सकते। क्लियर? ओके, सॉरी। Salaries and allowances of the judges are charged upon the consolidated fund of India and cannot be reduced to their disadvantage. अब हम सैलरी कहाँ से देते हैं जज को? हमारे इंडिया के फंड से सैलरी देते हैं। ओके ओके। The judges are free to announce the decisions and the decisions cannot be criticized in public or by the press. तो जजेस जो होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास आजादी होता है अपना डिसीजन अनाउंस करने का। ऐसा होता है ना कि भाई नहीं बोलना मत, 10 लोग के सामने बैठे रहो, वो नहीं कर सकता। उसके पास आजादी है, वो फ्रीली अपने डिसीजन को अनाउंस कर सकता है, ठीक है, अनाउंस कर सकता है, और उसके डिसीजन को कोई भी पब्लिक हो चाहे प्रेस हो वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। क्लियर? ओके। Supreme Court can punish a person for contempt of court if he refuses to abide with the decisions of the court. अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई अबाइड करता है, कोई उनके खिलाफ जाता है, तो ना सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उसको पनिश कर सकता है। क्लियर? देखो इतनी सारी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास, इसलिए बोलते हैं पढ़ लो लॉ पढ़ लोगे ना तो यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है, फिर आपका बात सब लोग सुनेगा। देखो, नो डिबेट एंड डिस्कशंस कुड प्लेस इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ जज और एनी डिसीजन टेकन बाय हिम इन द कोर्ट। एक होता है ना कि हमें उसका बात अच्छा नहीं लगा और हम जाके मतलब अलग से बैठ के उसके बारे में चुगली कर रहे हैं, यार कैसे बोल दी ये, कैसे बोल दिया वो, ये नहीं करना है, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन पे कोई भी डिस्कशन या डिबेट नहीं कर सकते। क्लियर? ओके। जजेस आर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट। अगर सपोज कर लो रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डिसीजन में नहीं आ सकते। क्लियर? This provision has been made to ensure that they cannot influence their former colleagues in the judiciary. Suppose कर लो कि पहले ना हम थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे हम, वाह, खैर जो भी है, तो मैं पहले सुप्रीम कोर्ट की जज थी, अब आ गया हम रिटायर हो गए, तो अब मेरे कोई दोस्त आ गई है, ठीक है, तो मुझे पता है कि कैसे चलाते हैं, तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि हम रिटायर्ड हो चुके हैं, तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों? इसका रीजन क्या है कि भाई अगर मेरी कोई फ्रेंड या कलीग वहां है तो उसको हम इन्फ्लुएंस ना करें, ठीक है। तो ये भी एक हमारा क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो ये भी हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, कि हम अपने कलीग्स को या फॉर्मर्स को इन्फ्लुएंस ना करें। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब देखो 3 चीज आती है इसमें, मतलब हमारा कुछ जुरिडिक्शंस आता है। पहला है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ये देखो, सम केसेस डायरेक्टली ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट। कुछ केसेस ऐसी होती है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, ठीक है, एंड कैन नॉट बी मूव्ड टू एनी अदर कोर्ट्स अदर देन द सुप्रीम कोर्ट। और सिंपल है कि अगर कोई कुछ ऐसे डिसीजंस है, कुछ ऐसा मामला है, केसेस है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो उसको कोई और कोर्ट कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में शुरू होकर उसको वहीं पे खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, दिस जुरिडिक्शन इज नोन एज द ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सम केसेस व्हिच कैन डायरेक्टली ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट आर। कुछ केसेस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनेट हो सकती है, वो केसेस कौन कौन सी है देख लो। पहला क्या है, when any dispute emerges between the government of India one hand and on one or more states to the other hand। सिंपल है, अगर मान लो सपोज करो कुछ ऐसा डिस्प्यूट या कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है और ऑपोजिशन में कौन है, कोई भी एक स्टेट, तो वो चीज कहाँ बैठेगा, वो चीज बैठेगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। देखो, when dispute arise between the government of India and one or more states on one side and one or more state on the other side। अगर मान लो 3 लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, एक स्टेट भी है और फिर एक और स्टेट है, तो अगर इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो वो कहाँ ले जा सकते हैं हम ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? ओके। When disputes arises between 2 or more state। अगर मान लो 2 स्टेट है, दिल्ली मुंबई, लड़ाई हो गया, तो वो कहाँ पे केस बैठेगा, वो बैठेगा सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? ओके। Any individual can directly approach the Supreme Court if any of his or her fundamental rights are denied or are taken away by the government। अगर मान लो किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान का भी अगर कोई राइट्स छीन लिया जाता है उससे, अगर उसको उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसकी उस राइट को डिनाई कर दी है, ठीक है। ओके। Supreme Court feels that a case being tried in the High Court involves a significant question of law and order. It may transfer the case to itself।
All cases where the interpretation of the constitution is required can be directly filed in the Supreme Court. अगर मान लो कोई भी केसेस ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है, तो सीधे कहाँ आ सकता है, वो सीधे आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। क्लियर? ओके। अब देखो क्या है हमारा रिवाइज्ड जुरिडिक्शन। तो ये क्या होता है, देखो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू any judgment with a view to undo an erroneous decision given by it. This is important because Supreme Court is also a court of record and its decision may be referred by other courts while giving judgment. अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या है ना, अपने जजमेंट्स को, किसी और के जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है। और ये रिक्वायर क्यों है? सपोज कर लो कि हम बड़े हैं, हम मान लो हम प्रिंसिपल, ठीक है, तो प्रिंसिपल है कोई, तो अपने जजमेंट को अगर वो रिव्यू कर रहा है और मान लो वो सही है, तो हम प्रिंसिपल तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी हो गया ना, क्योंकि उसको देख के बाकी लोग फॉलो करने वाले हैं, राइट। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा चीजें करेगी जो सही नहीं था, अगर जजमेंट गलत था, तो बाकी लोअर कोर्ट्स क्या करेगी, वो भी सेम चीज दोहराएगी ना। तो यहाँ पे सिंपल है कि अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसके डिसीजंस रेफर होंगे बाय अदर लोअर कोर्ट्स। ओके, चलो नेक्स्ट। अब एपलेट जुरिडिक्शन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एपलेट जुरिडिक्शन रेफर्स टू द पावर ऑफ अ कोर्ट to review decisions and change outcomes of decisions of lower courts. तो ये क्या कर सकता है, ये decisions को review कर सकता है और साथ ही lower courts के decisions या outcomes को change कर सकता है। Clear? The appellate jurisdiction extends to constitutional, civil and criminal cases. अब देखो constitutional cases क्या क्या है, all matters under the high court which involves the interpretation of constitution can be brought before the Supreme Court. अगर कोई ऐसा मैटर है हाई कोर्ट में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है, तो उसे हम ले जाके सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं। क्लियर? ओके। सिविल केसेस, अपील्स कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट। अब अपील्स जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करती है कि केस जो है उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग, तब ले जा सकती है। केस ऐसा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा उसमें, तो ले जा सकती है। हाई कोर्ट रिफ्यूज टू गिव अ सर्टिफिकेट, द सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील इन सर्टेन केसेस। अगर मान लो हाई कोर्ट जो है ना वो सर्टिफिकेट देने को रिफ्यूज करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक स्पेशल लीव टू अपील देगा उन केसेस में। ठीक है, तो ये सारे केसेस कहाँ लेके आएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली। हो गया हमारा एपलेट जुरिडिक्शन। सेकंड क्या है देखो, थर्ड क्रिमिनल केसेस। टू टाइप्स ऑफ अपील्स इन क्रिमिनल, देखो टू टाइप्स ऑफ अपील्स इन क्रिमिनल केसेस कैन बी रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। पहला, इफ केसेस विद और विदाउट द सर्टिफिकेट लाई बिफोर द हाई कोर्ट। अगर मान लो दो केस कौन कौन सा है, एक ऐसा सर्टिफिकेट, एक ऐसा केस जिसमें हाई कोर्ट के पास सर्टिफिकेट है, या फिर ऐसा केस जिसमें हाई कोर्ट के पास सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ केस वेयर द हाई कोर्ट हैज रिवर्स्ड द जजमेंट गिवन बाय द लोअर कोर्ट। अब देखो सर्टिफिकेट कहाँ रिक्वायर्ड नहीं होगी। सपोज करो कि कुछ ऐसी केसेस हैं जो लोअर कोर्ट में थी, फिर हाई कोर्ट में आई, हाई कोर्ट से जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे क्या क्या चीजें जिसमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर कोई ऐसी केसेस है जो लोअर कोर्ट के जजमेंट पे आया था बट वो रिवर्स हो गया हाई कोर्ट से, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं देना। ठीक है, अब हाई कोर्ट क्या कर सकता है, वो डेथ सेंटेंस अक्यूज कर सकता है, ठीक है, बट लोअर कोर्ट नहीं कर सकता। हाई कोर्ट विथड्रॉज द केस ऑफ द लोअर कोर्ट एंड गिव्स डेथ सेंटेंस टू द अक्यूज्ड। तो लोअर कोर्ट का कोई जजमेंट है कि भाई इसको गलती है, इसका मान चुका है, तो उसको सजा दे दो, मौत का सजा दे उसको, ठीक है, इसको अब सेंटेंस टू डेथ देना है, ठीक है, तो वो लोअर कोर्ट नहीं कर सकता, तो वो हाई कोर्ट के दिया है, तो हाई कोर्ट उससे लेके ना उसको डेथ ऑफ सेंटेंस दे देगा, डेथ का सेंटेंस उसको वो दे देगा। तो ये काम किसका होता है, ये काम हाई कोर्ट का होता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज एन एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ व्हिच इज रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। अब भाई देखो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है लॉ के बराबर जो कि प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन किया है, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन यहाँ पे काम करेगी। क्या क्या जिसके अंदर वो एडवाइस देती है, if the president feels that any law is of extreme public importance, he can ask for the advice of the Supreme Court. However, such advice is not binding on the president or the government. सिंपल है, अगर मान लो कि प्रेसिडेंट को लग रहा है कि भाई कुछ ना ऐसी चीजें हैं जो ना मैंने शायद पब्लिक को कुछ ज्यादा ही दे दिया, कुछ ज्यादा ही छूट दे दिया, तो वहां पे ना आपसे पूछा नहीं गया। हम अगर मान लो प्रेसिडेंट है, आपसे पूछ रहे हैं यार ना मैंने ना कुछ ज्यादा ही पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक का ज्यादा ही अच्छा सोच लिया है मैंने, क्या किया जाए, मैंने पूछा है तो बताओ। ठीक है, मैंने पूछा है ना आपसे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उनको एडवाइस देगी। ठीक है, ओके। डिस्प्यूट्स व्हिच अराइज आउट ऑफ प्री-कॉन्स्टिट्यूशनल treaties and agreements which are excluded in the original jurisdiction can be referred to the Supreme Court for advisory jurisdiction. अगर मान लो कुछ ऐसा डिस्प्यूट्स है जो प्री-कॉन्स्टिट्यूशनल treaties में आया था, ठीक है, कुछ ऐसा एग्रीमेंट्स है, तो वो कहाँ ले आ सकते हैं हम, वो ले आ सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में फॉर एडवाइजरी जुरिडिक्शन। क्लियर? ओके।
अब देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर एविडेंस एंड टेस्टिमनी। मैंने आपको बताया ना कि भाई कुछ कुछ केसेस ऐसी है जो ना सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड करके रखता है ताकि जो लोअर कोर्ट्स है वो उनको रेफर कर सके और वो लोग गलत डिसीजन ना ले, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड फॉर एविडेंस और टेस्टिमनी के लिए। हाई कोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव सिमिलर जजमेंट्स इन द केसेस व्हिच आर हैंडल्ड बाय देम। और हाई कोर्ट्स जो है वो क्या करेगी, सिमिलर जजमेंट देगी। सपोज कर लो कि ऐसी कुछ केसेस हुई थी पहले और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करके रखा है, तो हाई कोर्ट के पास मान लो कोई केस है तो वो क्या करेगा, देखिए अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी जजमेंट ली थी क्या, एविडेंस कुछ ऐसा है क्या, तो इसको हम सजा दे सकते हैं। क्लियर, ओके। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या होता है, जजमेंट्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट आर प्रिजर्व्ड एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इन एनी कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है भाई, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट कि भाई देखो सिंपल है कि जजमेंट्स जो है ना, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो प्रिजर्व्ड है और हम लोग उसको एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, इफ अ पर्सन इज हेल्ड इन अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही कैन बी पनिश्ड बाय द कोर्ट। अब क्या देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब क्या हो गया हमारा, डिसरिस्पेक्टिंग द डिसीजंस एंड डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो हमारे कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हमारी डिग्निटी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो कोर्ट की तरफ से पनिश किया जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब देखो, अब आगे जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। इट इज द इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स डिसीजन इज फाइनल। इट कैन डिक्लेयर एनी लॉ नल और वॉइड। दिस पावर इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। अगर मान लो कि हम किसी लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को रिव्यू कर रहे हैं और मान सपोज कर लो मैंने बता दिया कि भाई ये नल है, ये वॉइड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्लियर, ओके। नीड क्या है इसका, इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल a law may be ambiguously worked. The question of interpretation of the constitution is bound to arise and the Supreme Court only has the power of original jurisdiction. अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन पे मतलब मान लो वो आएगा ही, क्वेश्चन आएगा ही, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के हिसाब से अपने पावर्स की तरफ से वो अपना डिसीजन दे सकता है, ठीक है। Legislature may not possess the wisdom, experience and impartiality which are needed to explain what the law means. This function can be best performed by the Supreme Court. और ये जो फंक्शन है ना, कुछ कुछ चीजें हैं जो बस सुप्रीम कोर्ट ही अच्छे से कर सकती है, इसीलिए हमें जुडिशियल रिव्यू का रिक्वायरमेंट है। क्लियर, ओके। अब देखो फंडामेंटल राइट्स है क्या, एनी सिटीजन whose rights are violated may move the Supreme Court for the enforcement of rights. अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई आपका कोई राइट है जो आपसे छीन लिया गया है या आपको कोई राइट है जो आपको नहीं दिया जा रहा है, तो आप कहाँ जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ उस चीज को लेके, ठीक है, ओके। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू ऑर्डर्स और रिट्स। इसके पास पावर है कि भाई ये रिट्स या ऑर्डर्स को इशू कर सकता है। कौन कौन से रिट्स है, देखो, रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेबस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ क्वारंटो एंड रिट ऑफ सर्टियोराइड, ठीक है। थर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और एब्रिजेस द फंडामेंटल राइट्स। If it does so, the law shall be declared null and void by the Supreme Court. अगर कुछ ऐसी चीजें होती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल मतलब बेकार और खत्म कर देगी, वॉइड बना देगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब पढ़ेंगे हमारी लास्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप लोग लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 रिट्स है आपके चैप्टर में, ठीक है। पहला क्या है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। पहले ये देखो, पहला क्या है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। It means to have the body. By issuing such a writ, the High Court or the Supreme Court can get the body of any person released if it has been unlawfully retained by any person or group of persons or by the state. This writ is thus a great safeguard for the personal freedom of a citizen. अगर सपोज कर लो have a body, मतलब ये कैसे करते हैं, अब इस रिट को इशू करने से हम क्या करेंगे, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने क्या करेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी रिलीज पर्सन की बॉडी को वापस से गेन ऑन कर सकता है अगर वो पर्सन अनलॉफुली डिटेन कर दिया गया था बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन। तो वहां पे क्या होता है, ये क्यों किया जा रहा है, ताकि हम किसी भी पर्सनल, किसी भी इंसान का, सिटीजन का पर्सनल फ्रीडम उनको दे सके। तो ये हो गया हमारा रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, टू मीन्स टू हैव द बॉडी। क्लियर। मैंडेमस क्या होता है, मीन्स वी ऑर्डर, ठीक है, मैंडेमस मीन्स वी ऑर्डर। ना देखो ये क्या लिखा हुआ है, इट इज अ कमांड और एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट। तो ना ये अगर मान लो ये कमांड है या ऑर्डर है, जो अगर लोअर कोर्ट है तो उसकी जो ऊपर होगा ना सुपीरियर कोर्ट, ये ऑर्डर या ये लॉ या ये कमांड हमारे लोअर कोर्ट्स को देती है और एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटी। तो मान लो सुपीरियर कोर्ट है तो वो लोअर कोर्ट को कुछ ड्यूटी दे रही है, भाई तुमको ये ड्यूटी परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड रिट ऑफ मैंडेमस। क्लियर।
रिट ऑफ प्रोहिबिशन देखो is an order issued by a superior court to a lower court to stop proceeding in any case which might be in excess of the jurisdiction of the lower court. देखो सिंपल है, मैंने क्या बोला, लोअर कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट है. अब मैं सुपीरियर कोर्ट बोल रहा है कि भाई ये काम करो, तो वो कर रहा है, ठीक है. अब अगर वो बोल रहे ये काम बंद करो, मैं जुरिडिक्शन के एक्सेस जा रहे हो तुम, तो ये क्या करेगा, बंद कर देगा. तो सुपीरियर कोर्ट अगर कुछ ऐसा चीज बोल रहा है लोअर कोर्ट को स्टॉप करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिट ऑफ प्रोहिबिशन. Clear? Okay. Writ of certiorari. This writ is issued by a superior court to a judicial authority desiring to be informed of what is going on. तो इसमें क्या देखो कि हम लोग को इंफॉर्मेशन दो कि भाई क्या हो रहा है. To be informed of what is going on. Though it appears similar to the writ of prohibition. मतलब सिमिलर है कि थोड़ा ना ये सिमिलर होता है. There is a difference between, but कुछ difference है. Writ of prohibition is issued when a certain proceedings are going on. Writ of certiorari is issued after the order has been already passed by the lower court. देखो सिंपल है, सुपीरियर कोर्ट, लोअर कोर्ट, इसने बोला इसको भाई काम चालू करो, चालू करेगा ये काम, ठीक है. अब इसने बोला इसको कि भाई काम बंद करो, एक्सेस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, बंद कर देगा, ठीक है. तो ये भी काम कर रहा था, लोअर कोर्ट काम कर रहा था, उसी बीच में सुपीरियर कोर्ट ने क्या बोला, काम बंद कर दो, तो ये क्या हो गया, रिट ऑफ प्रोहिबिशन. बट अगर मान लो सुपीरियर लोअर कोर्ट ने कुछ काम करके खत्म कर दिया, डिसीजन ले लिया, लॉ बना दिया, सब कुछ कर दिया, अब ये बोल रहा है सुपीरियर कोर्ट, अब बोल रहा है कि भाई ये जो तुमने किया है ना गलत था, चेंज करो, तो ये क्या होगा, रिट ऑफ सर्टियोरैरी. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट, क्वारांटो. इट मींस बाय व्हाट ऑर्डर इट इज इशूड व्हेन अ पर्सन हैज अनसर्व्ड एनी ऑफिस. तो ये कब होता है, अगर मान लो किसी इंसान ने किसी ऑफिस पे प्रॉफिट होल्ड करने का मोटिव रखा था, या कुछ बदतमीजी की थी, या फिर मिसबिहेव किया, तो हम क्वारंटाइन रिट पास करते हैं. दिस रिट thus prevents public officers from forcibly or wrongly holding high public office. तो ये ना हमारे कुछ पब्लिक ऑफिसर्स अगर मान लो कुछ अपना प्रॉफिट होल्ड करते हैं या रॉन्गली कोई हाई पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं, तो हम यहाँ पे रिट ऑफ क्वारंटो पास करते हैं. क्लियर? तो इजी था, समझ में आ गया? ओके. तो आई थिंक चैप्टर हो गया खत्म. तो दिस वाज आवर चैप्टर सुप्रीम कोर्ट, बट बाकी है अभी हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बाकी है, तो हम लोग फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेंगे. बाकी देखो सबसे अच्छा चीज ये है ना कि आपको सिलेबस में बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो रिड्यूस कर दिया गया है, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर हिस्ट्री सिविक्स सब्जेक्ट. ओके ओके. चलो एक काम करोगे सब कोई, डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स ऐड है उसको अच्छे से रीड कर लो, लर्न कर लो, उसमें से क्वेश्चंस बनाओ, कुछ पेपर सॉल्व कर लो. अगर नहीं चाहिए तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट करना, हमारा व्हाट्सएप चैनल नीचे दिया हुआ है लिंक, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे. ओके चलो गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.